स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बस एमएसिव एपिसोड नंबर 29। आज अलवीना और बहराम के निकाह का दिन था। इशाल तो इनके निकाह को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि इसके लाख चीखने चिल्लाने पर भी किसी ने इस निकाह को नहीं रोका था। थक हार कर वो इसे ही किस्मत का फैसला मानती खामोश हो गई थी। इशाल की इस हसीन हरकत के बारे में सिर्फ बच्चे जानते थे और उस्मान की सख्त हिदायत पर यह बात सब ने बड़ों से छुपाई थी। अलवीना और बहराम का निकाह भी शराजी मेंशन के लॉन में किया जाना था, इसलिए सब लड़के सुबह से ही शराजी मेंशन और इसके लॉन को लाल और सफेद फूलों से सजा रहे थे। निकाह की खास सजावट के लिए इवेंट प्लानर को बुलाया गया था और वो इवेंट प्लानर इस वक्त लॉन में खड़ा अपने सब आदमियों को हिदायत दे रहा था। इस इवेंट प्लानर को छोड़कर शराजी मेंशन के इस लंबे से कॉरिडोर जो लॉन और लाउंज को मिलाता है से होते अंदर आओ तो आपको शराजी मेंशन के एंड बीचों बीच सब लोग गोल दायरे में खड़े नजर आएंगे। जरा सा और आगे आओ तो पता चले वो गोल दायरा इसलिए बनाया गया था क्योंकि आज एक बार फिर हरम सिकंदर आपको शराजी मेंशन के लाउंज में जमीन पर लेटी नागिन डांस करती नजर आएगी, जबकि बाकी सब लोग परेशानी से इसके इर्द गिर्द गोल दायरा बनाकर खड़े थे। मारिया ने निकाह के फंक्शन के लिए एना और एनी को एक जैसा फ्रोजन का फ्रॉक पहनाया था और वो दोनों निकाह के लिए तैयार होकर अपने सब मामू और खाला को गोल गोल घूमकर अपना फ्रोजन फ्रॉक दिखा रही थी। जबकि इनका फ्रोजन फ्रॉक देखते हरम मैडम सीधा सिकंदर बलाज के पास पहुंची थी और इनके सामने फरमाइश रखी थी कि इसे भी इन दोनों जैसा फ्रोजन फ्रॉक पहनना है, जिस पर सिकंदर बलाज ने परेशानी से अपने पास बैठी हरीम और ईमान को देखा था। फिर हरीम ने उठते इसे साफ अल्फाज में बताया था कि वो अब फ्रोजन फ्रॉक नहीं पहन सकती, वो बड़ी हो गई है। और बस वहीं से मैडम का फड्डा चालू हो चुका था। वो जिद करती करती सिकंदर बलाज के पीछे लाउंज में आई थी और जब देखा कि सिकंदर बलाज नहीं मान रहे तो वो लाउंज के एन बीचों बीच जमीन पर चित लेटती अपना फेमस नागिन डांस शुरू कर चुकी थी। इसकी जिद की आवाज सुनकर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग लाउंज में आ चुके थे और अब गोल दायरे में खड़े इसे देख रहे थे, कोई परेशानी से तो कोई अपनी हंसी दबाते। मगर हरम सिकंदर इस वक्त शराजी मेंशन में मौजूद हर किसी के एंटरटेनमेंट का सामान बनी हुई थी। हरीम, ईमान और सिकंदर बलाज को यूं सबके बीच इसकी इस हालत पर शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि शादी में आए सब मेहमानी हरम को यूं देखते पागल बोल रहे थे। मगर हरम सिकंदर को किसी की परवाह ना थी, इसे तो बस एन जैसा फ्रोजन फ्रॉक चाहिए था। हरम बेटा उठो, हम अंदर चलकर बात करते हैं। नी, मुझे भी एन जैसा फ्रॉक चाहिए, जब तक नी लाओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, मुझे नहीं पता। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम फौरन बोली और एक बार फिर से जिद करती गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। अगर आपकी बेटी पागल है तो इसे पागल खाने दाखिल करवाए ना। यूं सबके बीच तमाशा लगाकर आप हमदर्दियां बटोरना चाहते हैं क्या? भाभी, हरम पागल नहीं है, हरीम की निस्बत वो थोड़ी सी कमजोर है बस, और कोई वजह नहीं है। हरम को यूं देखते शीजल की भाभी तंजिया बोली तो शीजल ने गुस्से से जवाब दिया, जबकि इनकी बात सुनते सिकंदर बलाज को मजीद शर्मिंदगी हुई। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता सलार गुस्से से आगे बढ़ा और रोती हुई हरम को एक झटके में उठाता अपने कंधे पर डाल गया और फिर बिना किसी को देखे वहां से निकलता चला गया। सलार के जाने के बाद सिकंदर बलाज, हरीम और ईमान भी इसके पीछे अंदर चले गए, जबकि इन सबको यूं जाते देखकर लाउंज में मौजूद बाकी लोग भी एक एक करते अपने कमरे में निकाह के लिए तैयार होने चले गए। सलार हरम को लेता सीधा सिकंदर बलाज के कमरे में आया तो इसके पीछे पीछे सिकंदर बलाज, हरीम और ईमान भी कमरे में आए। चुप, एकदम चुप। अब अगर एक दफा भी और बोली तो याद रखना बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं, समझी? रीम बचाओ, गार्ड जी गुस्से में है। सलार हरम को बेड पर बिठाता गुस्से से चिल्लाता बोला तो हरम का सांस खुश्क हुआ। वो हैरानगी से सलार को देखती हरीम के साथ चिपकती हल्की आवाज में बोली तो हरीम ने इसके गिर्द अपने हाथ फैलाए। भाभी, इसे तैयार कर दें, निकाह में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मगर फेरी फ्रॉक? कोई फेरी फ्रॉक नहीं है, समझी? चूंकि निकाह दोपहर का था इसलिए निकाह में बस कुछ ही वक्त बाकी था। हरम को हरीम के साथ लगते देखकर सलार गहरा सांस भरता बोला तो हरम एक बार फिर बोली, जिस पर सलार इसकी बात काटता गुस्से से बोला तो हरम अपना निचला होंठ निकालती से देखने लगी, जबकि सलार इसे इग्नोर करता कमरे से बाहर चला गया। देखा, गार्ड जी आज बहुत गुस्से में है, इसलिए अब बस तुम अच्छी बच्ची बनकर तैयार होगी ना। आज मैं और हरम एक जैसे कपड़े पहनेंगे, ओके? एन और एन की तरह ट्विन ट्विन। ईमान की बात सुनते हरीम हरम के बालों में हाथ फेरती बोली तो हरम ने मासूमियत से सवाल किया, जिस पर हरीम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो हरम मुस्कुराकर उठती तैयार होने लगी। ठीक 1 घंटे बाद सब लोग बाहर लॉन में बहराम और अलवीना के निकाह के लिए मौजूद थे। सब लड़कियों ने बेबी पिंक कलर की कामदार मैक्सियां पहनी थी, बालों को अतराफ में खुला छोड़े कामदार दुपट्टा कंधे और बाजू पर सेट किए वो सब बेइंतहा की प्यारी लग रही थी, जबकि सब लड़कों ने काली ड्रेस, पैंट पर काली शर्ट और काला ही प्रिंस कोट पहन रखा था। बालों
बालों को जेल से सेट किए वो सब बहुत डैशिंग लग रहे थे। अलवीना ने सफ़ेद रंग की मैक्सी जिस पर गोल्डन काम किया गया था पहन रखा था। बालों का जूड़ा बनाए, सफ़ेद कामदार दुपट्टा सर पर सेट किए, लाल रंग की चुन्नी से घूंघट किए वो भला के खूबसूरत लग रही थी। जबकि बहराम ने सफ़ेद ड्रेस पैंट पर सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद ही प्रिंस कोट पहन रखा था। बालों को जेल से सेट किए स्टेज के करीब सब लड़कों के पास खड़े वो बहुत अच्छा लग रहा था। बहराम, कल रात मेरी बहन की फजूल हरकतों के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैं जानता हूँ लड़कियाँ जज्बाती और नासमझ दोनों होती हैं, तुम बेफिक्र रहो। और ऐसा तुमसे किसने कहा कि लड़कियां जज्बाती और नासमझ होती हैं? उस्मान की बात सुनते बहराम मुस्कुराकर बोला, तो उस्मान ने हाँ में सर हिलाया। इससे पहले इनमें से कोई कुछ बोलता है, इन्हें अपने पीछे एक जनाना आवाज आई जिस पर वो सभी मुड़कर इस औरत को देखने लगे। 45 साल की उम्र में भी वो औरत बलाखी खूबसूरत थी। सबसे ज्यादा जिस चीज ने इन सबको हैरान किया था वो इस औरत की आंखें, नैन नक्श और बालों का रंग था। वो आंखों और बालों का रंग ऐसा तो ना था जो हर दूसरी औरत पर होता। ग्रे रंग की आंखें और गोल्डन बाल, इस पर वो खड़े नैन नक्श, इन सब का हैरान होना तो बनता था। हाँ, वो वही थी, फरियाल अहमद, हरम सिकंदर और हरीम सिकंदर की माँ। तुम सबकी शक्लों को देखकर लगता है तुम सब मुझे नहीं जानते। हाय, मैं फरियाल अहमद हूँ और ये मेरी बेटी है शनाया तनवीर। मैं रिश्ते में बहराम की चची हूँ। अगर तुम बच्चों को यकीन नहीं तो अपने बाबा से पूछ लो, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। शायद आपको कहीं देखा है, या शायद आप किसी की जीरोक्स कॉपी हैं। इन सब लड़कों को हैरानगी और परेशानी से अपनी तरफ देखता पाकर फरियाल मुस्कुराकर बोली, और फिर इसने अपने साथ खड़ी 18 साला लड़की का तारुफ करवाया तो इन सब ने हैरानगी से इस लड़की को देखा। वो लड़की नैन नक्श में बिल्कुल बहराम और सलार जैसी थी। इस पर इसके काले सिल्की बाल और काली गहरी आंखें इसे बहराम और सलार की जीरोक्स कॉपी बनाती थीं। फिर जाजिब फरियाल को देखता परेशानी से बोला। इससे पहले कि फरियाल कुछ बोलती, शनाया के पीछे से आती हरीम ने गुस्से से जवाब दिया। जबकि हरीम की आवाज़ सुनते सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। हरीम और फरियाल को एक साथ देखते इन सब लड़कों को समझ आया कि वो औरत इन्हें क्यों देखी देखी सी लग रही थी। इस औरत की आंखों और बालों का रंग बिल्कुल हरम और हरीम जैसा था, और नैन नक्श भी बिल्कुल इन दोनों बहनों जैसे थे। हरीम, तुम यहाँ? बिल्कुल, मेरी नंद की शादी है, मैं यहाँ नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? वैसे आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? फरियाल के हैरानगी से सवाल करने पर हरीम ने गुस्से से जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते फरियाल ने हैरानगी और खुशी की मिली जुली कैफियत में सवाल दागा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी हो गई है और मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। तो क्या हरम की भी शादी हो गई है? क्या आपने उसे इस काबिल छोड़ा था मिस फरियाल कि कोई और इसे अपना सकता? आज तक मेरी बहन ज़हनी तौर पर कमज़ोर है और आप तो अच्छे से जानती हैं ऐसे बच्चों को लोग पागल कहते हैं। यही कहकर आपने भी उसे छोड़ा था ना मिस फरियाल? हरीम की बात सुनते फरियाल ने मुस्कुराकर सवाल किया, जिस पर हरीम काटदार लहजे में बोली तो फरियाल कुछ खामोश हुई। जबकि अपनी बीवी को पहली दफ़ा इस टोन में किसी से बात करते देखकर जाजिब हैरान था। खैर, आप मेहमान हैं हमारी, तौकीर अंकल ने कहा है आपका ख्याल खाली रखा जाए। तो मैं ज़रूर रखूंगी। आप इस सोफे पर आराम से बैठ जाएं और अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। जाजिब, आपो आपसे मिलना चाहती हैं, आप चलिए मेरे साथ। क्या ये तुम्हारा शौहर है? बहुत खूबसूरत है, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, आमीन। सलार, अपनी चची जान और उनकी प्यारी बेटी को रिफ्रेशमेंट सर्व करो। हरीम की बात सुनते फरियाल ने परेशानी से इसे देखा। वो वाकई ही में इससे मेहमानों वाला सलूक कर रही थी। जबकि इसकी आखिरी बात पर जाजिब को आगे बढ़ते देखकर फरियाल ने सवाल किया, जिस पर हरीम बस किसी बुत की तरह खड़ी रही, बोली कुछ ना। हरीम को खामोश देखते फरियाल ने जाजिब के कंधे पर हाथ फेरते इसे और हरीम को दुआ दी। जबकि हरीम इसकी दुआ पर आमीन बोलने की बजाय सलार को देखती तंजिया लहजे में बोली और वहां से चली गई। हरीम को जाते देखकर जाजिब भी इसके पीछे गया। जबकि सलार ने आगे बढ़ते फरियाल और शनाया को सामने लगे सोफे पर बिठाते जूस सर्व किया। बाकी सब लोग तो बस परेशानी से एक दूसरे को देखकर रह गए। जाजिब और मशारिब गुस्से से चलती हरीम के पीछे पीछे अलवीना के कमरे में पहुंचे थे। हरीम लॉन से जाजिब और लाउंज से मशारिब को लेती जैसे ही अलवीना के कमरे में दाखिल हुई तो अलवीना ने परेशानी से इसे देखा। हरीम, कहाँ चली गई थी तुम? आपो बाहर मेहमान इतने हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है ना। आपके कहने के मुताबिक मैं आपके दोनों भाइयों को ले आई हूँ। अलवीना के सवाल पर हरीम मुस्कुराकर यूं बोली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबकि इसे यूं अचानक नॉर्मल होते देखकर जाजिब और मशारिब ने एक दूसरे को हैरानगी से देखा। जबकि हरीम की बात सुनते अलवीना मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती आगे की जानिब बढ़ी। कैसी लग रही हूँ मैं? वाह आपो, आज तो आप चुड़ैलों की महारानी लग रही हो। जाजिब, तुम देख रहे हो इसे? अलवीना का सवाल सुनते मशारिब मुस्कुराकर बोला,
तो अलवीना ने रोनी सूरत बनाते जाजिब को देखते सवाल किया। वो शैतानों का चाचा जी अपनी बड़ी बहन को भी नहीं बख्शता था। आप वो इस मनहूसी बात ना सुने। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल चांद से उतरी किसी परी की तरह। एक्सक्यूज मी, परियां अपने मुंह पर 10 किलो मेकअप नहीं लगाती हैं। सच में देख लो, अच्छी लग रही हूं ना, कुछ खराब तो नहीं लग रहा। जाजिब की बात सुनते मशारिब मुंह बनाता बोला। तो जाजिब की बात पर अमल करते अलवीना मशारिब को इग्नोर करती सवाल कर गई। कुछ खराब नहीं लग रहा, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, सच में। तुम सच कह रही हो ना? आपो, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। जाजिब अलवीना को अपने सीने से लगाता बोला। तो अलवीना ने एक बार फिर सवाल किया, जिस पर जाजिब ने हाँ में सर हिलाया। जबकि अपनी इतनी कॉन्फिडेंट बहन को यूं कंफ्यूज होते बार बार एक ही सवाल करते देखकर मशारिब आगे बढ़ता बोला और अलवीना के गले से लगता रोने लगा। जबकि इसकी बात सुनते अलवीना भी मशारिब के गले लगते आंसू बहाने लगी। मशारिब, पीछे हटो, क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे तुम रोगे नहीं, अब ये क्या है? खुद तो रो रहे हो, आपो को भी साथ रुला रहे हो। आपो देखें, प्लीज रोए मत, सारा मेकअप खराब हो जाना है, प्लीज आपो। अलवीना को रोते देखकर हयाम आगे बढ़ती मशारिब को अलवीना से दूर करती गुस्से से बोली। फिर मरियम के टिश्यू पकड़ाने पर अलवीना के आंसू हल्के हाथ से साफ करती मिन्नती अंदाज में बोली, जबकि अलवीना मुसलसल रोए जा रही थी। जाजिब, मशारिब को चुप करवाने के बजाय आप भी रोने लगे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आपो का मेकअप खराब हो जाना है, प्लीज। हरीम, तुम इन दोनों को लेकर जाओ यहाँ से। इन दोनों ने अभी आपो को मोंजली का बना देना है। हरीम की बात सुनते हयाम हरीम को देखती बोली। तो हरीम और ईमान जाजिब और मशारिब का हाथ पकड़ती इन्हें लेती बाहर की जानिब बढ़ी। जबकि पीछे हयाम अलवीना को समझाती चुप करवाने लगी। हरीम और ईमान जाजिब और मशारिब को लेती दूसरे कमरे में आई तो इन्हें सामने ही शीजल और कमाल साहिब खड़े नजर आए। मॉम, देखें अपने बेटों को, आपो के गले लगकर खुद भी रो रहे हैं, उन्हें भी रुला रहे हैं। उनका सारा मेकअप खराब हो जाना है। हरीम की बात सुनते शीजल आगे बढ़ती अपने दोनों बेटों को अपने गले लगा गई। जबकि ईमान और हरीम परेशानी से इन्हें देखने लगी। बस बच्चों, हौसला करो, कुछ नहीं हुआ। ये दिन तो सब पर आता है ना, हर लड़की को अपने बाप का घर छोड़कर जाना होता है। मैं भी तो अपने बाबा का घर छोड़कर आई थी, हरीम भी आई थी, तो अब अलवीना को भी जाना है। इधर देखो दोनों मेरी तरफ। शीजल इन दोनों को अपने साथ लगाती समझाती बोली। फिर इन दोनों का चेहरा अपनी जानिब किया तो इन दोनों ने नम आंखों से शीजल को देखा। तुम दोनों को पता है, भाई अपनी बहन का गरूर और उनकी ताकत होते हैं। और अलवीना तो बहुत लकी है, क्योंकि उसके पास एक नहीं बल्कि दो दो भाई हैं जो इस पर अपनी जान वारते हैं। तुम दोनों को पता है, एक लड़की की जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी दिन यही होता है जब वो अपने बाप का घर छोड़कर अपने शौहर के घर चली जाती है। उस दिन हर लड़की को बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है, और उस दिन उसके भाइयों को चाहिए कि वो हर पल उसके साथ उसकी ताकत और हिम्मत बढ़कर रहें। उसे समझाएं कि डरने की जरूरत नहीं है बहन, अभी हम जिंदा हैं, तुम हौसले से काम लो, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम दोनों मुझे खुद बताओ, आज अलवीना का निकाह है, उसकी जिंदगी का वो दिन जब वो अपने बाबा का घर छोड़कर अपने शौहर के घर चली जाएगी। ऐसे में अपने भाइयों अपनी ताकत को रोते देखकर वो कैसा फील करेगी? तुम दोनों को तो इसकी ताकत बनना है। तुम दोनों ही रोगे तो अलवीना को हौसला कौन देगा? सच कहूँ तो तुम्हारे बाबा तो ये काम नहीं कर सकते। वो क्या है ना, कमाल साहब बूढ़े हो गए हैं। अब इनकी बूढ़ी हड्डियों को, अपनी बहन को, अपनी बीवियों को और अपनी माँ को, यानी कि मुझे, तुम दोनों ने ही संभालना है। अब आगे तुम दोनों सोच लो क्या करना है। सच कहा आपने मॉम, कमाल साहब बूढ़े हो गए हैं, अब इनको बैसाखी की जरूरत है। इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया मैं कि मुझे बैसाखी इस्तेमाल करनी पड़े, गंदी औलाद। शीजल की बात सुनते जाजिब और मशारिब ने अपनी आंखें साफ की। फिर मशारिब मुस्कुराकर बोला तो कमाल साहब ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर सब लोग मुस्कुराने लगे। फिर वो सब लोग अलवीना को लेते बाहर लॉन में पहुंचे और इसे ले जाते स्टेज पर लगी फूलों की झालर के एक तरफ बिठाया, जबकि दूसरी जानिब बहराम को लाकर बिठाया गया। निकाह के फंक्शन में फरियाल को देखते सिकंदर बलाज को गुस्सा आया। वो यही समझे थे कि हरीम और हरम का पाकिस्तान में होना सुनकर वो यहाँ इन दोनों से मिलने आई हैं, जबकि वो इस बात से अनजान थे कि जिस दोस्त की खातिर फरियाल अहमद इन्हें छोड़कर गई थी वो तौकीर साहब के छोटे भाई तनवीर हुसैन थे। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। सबके स्टेज पर इकट्ठे होने पर तौकीर साहब मुस्कुराकर बोले तो मौलवी साहब ने कमाल साहब को देखा, जिस पर इन्होंने हाँ में सर हिलाया। तो मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाने के लिए गला खंखारा। बहराम तौकीर वल तौकीर हुसैन, आपका निकाह अलवीना कमाल वल कमाल उमर से बएवज 30 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहब के पूछने पर बहराम ने फौरन निकाह कबूल किया। तो मौलवी साहब ने बहराम से निकाह नामे पर दस्तखत करवाए, जबकि बहराम का निकाह कबूल करना इशाल अलवी का दिल बिल्कुल खाली कर गया। फिर मौलवी साहब अलवीना की जानिब मुतवज्जा हुए।
अलवीना कमाल वल्द कमाल उमर, आपका निकाह बहराम तौकीर वल्द तौकीर हुसैन से 30 लाख रुपए बएवज सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इससे पहले कि अलवीना निकाह कबूल करती, एक धाड़ की आवाज के साथ शराजी मैंशन का मेन गेट उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा, जबकि इस गेट के दूर जाकर लॉन के एंट्रेंस पर गिरने की वजह से वहां पर मिट्टी के मरगोले उड़े और इन्हीं मरगोलों को चीरती हुई एक पर्पल रंग की बुगाटी चिरान लॉन में फुल स्पीड से दाखिल हुई। अपने अतराफ में मट्टी उड़ाती वो सीधी आती स्टेज के पास खड़ी हुई, जबकि इस गाड़ी को यूं अंदर आते देखकर सब लोग हैरान हुए और फिर देखते ही देखते पूरे लॉन में ब्लैक मास्क से चेहरा ढके लोग हाथों में क्लाशनकोफ लिए फैलते चले गए। इन मास्क वाले आदमियों को बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ देखते सबके सांस खुश्क हुए। वो आ गया था पाकिस्तान का डॉन बीस्ट अपनी सीनियोरिटा को लेने। अभी सब लोग हैरानगी और परेशानी से एक दूसरे को देख ही रहे थे जब अचानक इस पर्पल बुगाटी के दरवाजे ऊपर की जानिब खुले और इसमें से एक शख्स बाहर निकला। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट, पैरों में काले चमकते हुए शूज पहन रखे थे। सफेद शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे जिससे उसका सफेद चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था। चेहरे पर काला मास्क लगा रखा था। काले बालों को जेल से पीछे की जानिब सेट किया गया था, जबकि काली आंखों में गुस्से की वजह से लाल डोरे पड़ रही थी। एक हाथ में बंदूक थामे वो शख्स गाड़ी से निकलता एक मगरूराना चाल चलता सीधा सामने बने स्टेज पर पहुंचा। कैसे हैं फुरकान साहिब, पहचाना मुझे? बीस्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी अमानत लेने आया हूँ। अब आप तो दे नहीं रहे थे तो मैंने सोचा मैं अपनी अमानत अपनी सीनियोरिटा को खुद यहाँ से ले जाऊं। वो शख्स स्टेज पर खड़े प्रोसिक्यूटर फुरकान उमर को देखता बोला तो फुरकान ने गुस्से से सवाल किया, जिस पर बीस्ट तंजिया अंदाज में बोला तो कमाल साहिब ने नफी में सर हिलाया। चल मौलवी, निकाह दोबारा पढ़ा और इस बार नाम मैं दोबारा निकाह नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि लड़की हो या लड़का उसका निकाह जबरदस्ती नहीं किया जा सकता और इस लड़की का निकाह पहले इस लड़के से हो रहा था। क्या और किसी को कुछ कहना है? बीस्ट आगे बढ़ता मौलवी साहब को देखता बोला। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि मौलवी साहब गुस्से से इसकी बात काटते बोले, जिस पर बीस्ट को गुस्सा आया और फिर इसने बिना 1 मिनट जाया किए मौलवी साहब को गोली मारते इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया, जबकि इसकी इस हरकत पर सबको मजीद सांस खुश्क हुए। फिर बीस्ट एक नज़र सबको देखता सवाल कर गया, तुम यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, ये मेरे रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मुझसे दूर रहो। हरीम गुस्से से आगे बढ़ती बोली तो बीस्ट इसे जवाब देता अपने आदमी को इशारा कर गया। बीस्ट के बात सुनते हुए सिकंदर बल्लाज ने हरीम को बाजू से अपने पास करते परेशानी से नफी में सर हिलाया। इससे पहले कि हरीम कुछ बोलती, बीस्ट का एक आदमी मौलवी साहब को अपने साथ लिए स्टेज पर चढ़ा। तो बताइए मौलवी साहब, आप ये निकाह पढ़ाएंगे या नहीं? गुड, चलिए शाबाश, शुरू हो जाए। बीस्ट का सवाल सुनते मौलवी साहब ने डरते डरते हाँ में सर हिलाया तो बीस्ट मुस्कुराता हुआ बोला, जिस पर मौलवी साहब अलवीना के पास रखी कुर्सी पर बैठे और निकाह पढ़वाने लगे। सियाम खानजादा वल्द सफ़ीर खानजादा, आपका निकाह अलवीना कमाल वल्द कमाल उमर से बएवज 30 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, मुझे अपनी सीनियोरिटा दिलो जान से कबूल है। मौलवी साहब के पूछने पर सबने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। हैरानगी की वजह बीस्ट का असल नाम था। यही नाम शायद मशारिफ के डॉक्टर का भी था, जबकि अपने बाप का नाम सफ़ीर खानजादा सुनकर ईमान ने परेशानी से बीस्ट को देखा, जो सबको इग्नोर किए अपनी गन मौलवी साहब की कान पट्टी पर रखे निकाह कर रहा था। जबकि मौलवी साहब के सवाल पर बीस्ट ने पहली 2 बार तो बस मुस्कुराकर निकाह कबूल किया, जबकि तीसरी बार वो हल्का सा अलवीना के ऊपर झुकता बोला तो इसकी आवाज़ अपने करीब से सुनकर अलवीना का सांस खुश्क हुआ। अलवीना कमाल वल्द कमाल उमर, आपका निकाह सियाम खानजादा वल्द सफ़ीर खानजादा से बएवज 30 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो सीनियोरिटा, कबूल है। तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? मैं मालिक हूँ तुम्हारा और तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जल्दी से जाओ और कुछ करो। मौलवी साहब के सवाल पर अलवीना को कितनी देर खामोश बैठे देखकर मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, मगर अलवीना ने फिर भी कोई जवाब न दिया, जिस पर बीस्ट हल्के गुस्से से बोला, मगर इस बार भी अलवीना खामोश रही। अलवीना को खामोश देखते सैयद इब्राहिम अलवी को यही सही मौका लगा। वो गुस्से से हयाम के पास आते बोले, और यहीं पर इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वो एक दरिंदे को दूसरे दरिंदे के खिलाफ करने लगे, मगर भूल गए थे कि वो दरिंदे तो अपने सगे माँ बाप के नहीं होते, इनके कहाँ से होते। अलवी साहिब की बात सुनते हयाम ने हाँ में सर हिलाया, जबकि पास खड़ी इशाल ने हैरानगी से अपने बाप को देखा। हयाम आगे बढ़ती स्टेज से नीचे उतरी और फिर स्टेज के पास खड़े बीस्ट के राइट हैंड आमिर को मुक्का मारते इससे गन छीनी, जबकि हयाम की हरकत पर सबने हैरानगी से इसे देखा। हयाम को गन छीनते देखकर जोयान ने नफी में सर हिलाया, जबकि हयाम मुस्कुराती हुई गन को लोड कर गई। लीजिए अलवी साहिब, आपके कहने पर मैं कुछ कर देती हूँ।
चलो सीनियोरिटा, निकाह कबूल करो, वरना मैं तुम्हारे इस प्यारे भाई को गोली मार दूंगी। फिर शराजी मेंशन से तुम्हारी डोली के साथ साथ मशारिब कमाल की मैयत भी उठेगी। हयाम की बात सुनते सबने हैरानगी से इसे देखा, जबकि हयाम स्टेज पर चढ़ती जोयान के पास खड़े मशारिब पर गन तान गई। फिर मुस्कुरा कर बोली तो अलवीना ने सर उठाते बीस्ट के पीछे खड़ी हयाम को देखा। आप भूल गए अलवी साहब, जहाँ दो दरिंदे इकट्ठे हों वहां पर तो वो अपने बाप के भी सगे नहीं होते। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि एंजल बीस्ट को छोड़कर आपका साथ देगी? चल मौलवी, दोबारा पूछ। हयाम की हरकत देखते ही बीस्ट मुस्कुराकर बोला। तो अलवी साहब को शाजिल मिराज की बात याद आई। इसने कहा था कभी दो दरिंदों को आमने सामने मत लाइएगा, वो दरिंदे एक होकर आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। और आज यही हुआ था। दो दरिंदों को आमने सामने लाने के चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर बैठे थे। वो अलवीना की कमजोरी हयाम के हाथों बीस्ट को बता चुके थे। बीस्ट की बात सुनते मौलवी साहब ने थूक निकला। अलवीना कमाल बल कमाल उमर, आपका निकाह सयाम खानजादा बल सफ़ीर खानजादा से बएवज 30 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अलवीना, आपको अब ये निकाह कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अलवी साहब की बेवकूफ़ी की वजह से ये इस वक्त मशारिब की दोस्त नहीं, डार्क वर्ल्ड का एक खतरनाक दरिंदा है। अगर ये कह रही है तो ये आपके भाई को मार भी सकती है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहिब के एक बार फिर पूछने पर अलवीना खामोश रही, तो उर्विल आगे बढ़ता हयाम को देखता बोला, जिस पर अलवीना ने सर झुकाते लाख कमाल साहिब के मना करने पर निकाह कबूल कर लिया। अलवीना के निकाह कबूल करने पर मौलवी साहिब ने अलवीना से निकाह नामे पर दस्तखत लिए और सबको निकाह की मुबारकबाद दी, जबकि निकाह पूरा होते देखकर बीस्ट, जिसने कब से मौलवी साहिब के सर पर गन रखी हुई थी, ट्रिगर दबाते इसे भी ऊपर पहुंचा दिया, जबकि इसे दूसरे मौलवी को भी मारते देखकर अलवीना की आंखों में आंसू आए। चलो सीनियोरिटा, घर चलने का वक्त हो गया है। नहीं, तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है कमाल साहिब। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत करें। बीस्ट की बात सुनते कमाल साहिब फौरन बोले, तो बीस्ट ने गुस्से से जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुनते कमाल साहिब ने नफी में सर हिलाया। आमिर। बीस्ट की आवाज सुनते इसका राइट हैंड आमिर फौरन से आगे बढ़ा और फिर इसने अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को हयाम और उर्विल की गर्दन में लगाया, तो वो दोनों होशो हवास से बेगाना होते नीचे जा गिरे, जबकि इन दोनों को यूं गिरते देखकर सब हैरान हुए। हयाम और उर्विल को बेहोश होते देखकर बीस्ट कमाल साहिब को गुस्से से अपने गार्ड की जानिब धक्का देता आगे बढ़ा, जबकि कमाल साहिब धक्का लगने की वजह से बीस्ट के गार्ड की कैद में आ गए। अपने बॉस को आगे बढ़ते देखकर बीस्ट के गार्ड ने सबको अपनी बंदूकों के निशाने पर लिया, जबकि बीस्ट आगे बढ़ता अलवीना का बाजू पकड़ता इसे खड़ा कर गया। बीस्ट के अलवीना को यूं खड़ा करने पर हाजरा की दी गई लाल चुन्नी इसके सर से फिसलती जमीन पर जा गिरी, जबकि बीस्ट मुड़ता इस चुन्नी को अपने पैरों के नीचे मसलता अलवीना का हाथ खींचता इसे लेता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। आपो। अलवीना को यूं जाते देखकर मशारिफ फौरन आगे बढ़ा, तो बीस्ट के गार्ड ने इसके कंधे पर गन मारते इसे घुटने के बल जमीन पर गिराया, जबकि बीस्ट रोती हुई अलवीना को अपनी पर्पल बुगाटी में बिठाता अपनी गाड़ी लेता शराजी मेंशन से निकलता चला गया। वो बीस्ट 8 साल बाद अपनी सीनियोरिटा को ले गया था और इस सब में प्रोसिक्यूटर फुरकान उमर खामोश तमाशाई बनने के सिवा कुछ न कर पाए थे। बीस्ट की गाड़ी शराजी मेंशन से निकलते देखकर इसके सब गार्ड्स भी जाते अपनी गाड़ियों में बैठे और वहां से निकलते चले गए। 8 साल बाद वो आया था और एक झटके में अपनी सीनियोरिटा को इनसे ले गया था और इनमें से कोई भी कुछ न कर पाया था। मेहंदी वाली रात। आपने ये बात क्यों बोली, मुझे जानना है, और जब तक आप नहीं बताएंगी मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि यही हकीकत है और तुम अच्छे से जानती हो इस हकीकत को। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। हयाम की बात सुनते अलवीना नम आवाज में बोली, तो हयाम ने परेशानी से सवाल किया। इसका सवाल सुनते अलवीना ने बोलना शुरू किया। अभी जब थोड़ी देर पहले मैं उठकर रूम से बाहर गई थी तो मैंने सोचा था मैं बाबा से बहराम और इशाल के निकाह के बारे में बात करूंगी। मुलाजमा से पूछने पर मुझे पता चला बाबा उबैद अंकल की स्टडी में है, तो मैं भी उनसे बात करने वहीं पर चली गई, मगर वहां जाकर मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान का डॉन बीस्ट 8 साल से जिस लड़की के पीछे है वो मैं हूँ। स्टडी रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और वहां से मुझे अंदर बैठे सब लोग नजर आ रहे थे। उबैद अंकल, इब्राहिम अंकल, सिकंदर अंकल, तोकीर अंकल, तायाबू और बाबा सब वहां मौजूद थे और बाबा उन्हें बता रहे थे कि 8 साल पहले जब बीस्ट मेरे पीछे पड़ा था तो इन्होंने तायाबू के कहने पर मेरी तरफ से इसे एक खत लिखा था, जिसमें इन्होंने इसे मुझसे मिलने तुर्की की किसी पहाड़ी पर बुलाया था और जब वो वहां मुझसे मिलने गया तो तायाबू ने जानबूझकर वहां पर छापा मारते उसे गिरफ्तार कर लिया और इस पर ना जाने कौन कौन से केस डाल दिए। इस वक्त तो वो यही समझा कि ये सब मैंने बाबा और तायाबू के कहने पर किया था, मगर अब 8 साल बाद वो जब आज़ाद हुआ है तो वो तायाबू से मिला था
और इसने ताया अब्बू से कहा कि इसे पता चल गया है इसे कैसे धोखे से अंदर किया गया है। इस वक्त वो बच्चा था, मगर अब वो ताया अब्बू की आंखों के सामने से मुझे ले जाएगा और ताया अब्बू कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मैं बस ये बात सुनकर ही वापस आ गई, क्योंकि मुझे याद है तुमने कहा था 8 साल बाद सोया हुआ बीस्ट जागा है और अब वो ना जाने कितनों को गहरी नींद सुलाएगा। मैं मेरी वजह से किसी को मरने नहीं दे सकती, इसलिए मैं खुद ही बहराम से निकाह के लिए इनकार कर दूंगी। अच्छा, तो मैं अब समझी कि मुझे बीस्ट का राइट हैंड हमेशा हमारे इर्द गिर्द क्यों नजर आता था। वो हम पर नजर रखे हुए थे। अलवीना, आप बेफिक्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा और आपका निकाह बहराम से ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अलवीना की बात सुनते हयाम परेशानी से बोली तो उस्मान ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसका जवाब सुनते ही शाल ने इसे शिकवा कुना नजरों से देखा, जिसे उस्मान ने टोटल इग्नोर किया। आपो सच कह रही हैं, अगर तो बीस्ट की सीनियोरिटा आपो ही हैं तो फिर कल आपो का निकाह बहराम से नहीं बीस्ट से ही होगा। वो एक बार शराजी मेंशन आ गया तो इसे कोई नहीं रोक सकता। वो आया तो आपो को अपने साथ लाजमी लेकर जाएगा। कैसे ले जाएगा? अगर वो दरिंदा है तो तुम भी तो एक दरिंदा हो। हाँ, उर्विल भी एक दरिंदा है, तुम दोनों मिलकर इसे रोक लेना। हयाम की बात सुनते उस्मान फौरन बोला तो जोयान ने भी परेशानी से जवाब दिया, जिस पर हयाम ने एक तीखी मुस्कुराहट से इन्हें देखा। तुम लोगों के पास 2 दरिंदे हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ दुआ करो कि वो यहाँ आए ही ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आया तो ये मिसेस बीस्ट हर हाल में बन कर रहेगी, क्योंकि इनकी कमजोरियों से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। और ये सोचने की गलती तो बिल्कुल भी ना करना कि बीस्ट के सामने मैं या उर्विल तुम सबका साथ देंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे डार्क वर्ल्ड में एक इंसान को दरिंदा बनाते वक्त बस एक ही बात सिखाई जाती है कि 2 दरिंदे कभी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकते। जहाँ 2 दरिंदे एक साथ होंगे वहाँ पर हम दरिंदे अपने बाप के भी सगे नहीं होते। ऐसे में अगर बीस्ट यहाँ आता है तो मैं खामोश रहूंगी, लेकिन अगर किसी ने मुझे बीस्ट के मद्दे मुकाबिल उतरने को कहा तो मैं अलवीना आपो की कमजोरी दबाकर इनका निकाह बीस्ट से करवाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। हयाम मशारिब के कंधे पर हाथ रखती बोली तो सबने हैरानगी से इसे देखा, फिर अलवीना को समझा बुझाकर सोने भेज दिया, जबकि खुद भी सब लोग कल के दिन की खैरियत की दुआ करते अपने अपने कमरों में चले गए। हाल अलवीना अपनी ही सोचों में मगन थी जब अचानक से बीस्ट ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। गाड़ी को एक झटके से रुकते देखकर अलवीना हाल में वापस आई। वो गायब दिमागी से इधर उधर देखने लगी। जब अचानक इसे याद आया कि हयाम ने अपने कहे के मुताबिक इसकी कमजोरी दबाकर इसका निकाह बीस्ट से करवा दिया था और फिर बीस्ट इसे अपने साथ लेकर शराजी मेंशन से निकला था। जो भी था, इसे इन दरिंदों की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सब बेखौफ होकर सच बोलते थे और फिर अपनी कही बात पर दिलो जान से अमल भी करते थे। गाड़ी रुकते देखकर अलवीना ने हल्की सी नजर उठाकर अपने साथ बैठे उस शख्स को देखा जो हाल ही में इसका मजाजी खुदा बना था। वो शख्स खामोशी से अपना मास्क ठीक करता गाड़ी से उतर गया। जबकि इसे गाड़ी से उतरते देखकर अलवीना ने अपना पूरा सर उठाते गाड़ी से बाहर देखा। जब इसे बीस्ट किसी सुपरमार्ट के अंदर जाता दिखाई दिया। बीस्ट को यूं जाते देखकर अलवीना ने गहरा सांस भरा। अभी बीस्ट की गाड़ी वहां खड़ी ही थी जब एक लैंड क्रूजर आती इस बुगाटी के आगे रुकी और इसमें से बीस्ट के गार्ड उतरते इसी सुपरमार्ट के अंदर गए जहां बीस्ट गया था। इन सबको यूं जाते देखकर अलवीना ने गहरा सांस भरा जब इसे सामने खड़ी लैंड क्रूजर के पिछले हिस्से से हरम उतरती नजर आई। हरम को इस बीस्ट के आदमियों की गाड़ी से उतरते देखकर अलवीना ने परेशानी से इससे देखा। जबकि हरम खामोशी से उतरकर इसके पास आई तो अलवीना ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। हेलो दुल्हन। फेरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये गंदे अंकल आपको ले गए थे ना, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। आप दुल्हन हो मगर वो दूल्हा नहीं है, तो फिर वो आपको क्यों ले गए? दुल्हन को तो दूल्हा लेकर जाता है, रीम ने बताया था मुझे। हरम अलवीना को हाथ हिलाती बोली तो अलवीना ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर हरम मुंह बनाती बोली तो अलवीना ने अपने सर पर हाथ मारा। पागल लड़की, ये क्या किया? घर में किसी को बताया कि आप मुझे लेने आई हो? अलवीना के सवाल पर हरम ने नफ़ी में सर हिलाया तो अलवीना मजीद परेशान हुई। इसे समझ ना आया कि वो अब क्या करे। इसके पास तो मोबाइल भी ना था कि वो कॉल करके किसी को बता सके। चलो दुल्हन, हम इस गंदे अंकल के आने से पहले भाग जाते हैं, फिर आप घर जाकर दूल्हा के साथ चली जाना। हरम, अब ये गंदे अंकल ही मेरे दूल्हा हैं और मैं इनसे भाग नहीं सकती, और अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। तुम एक काम करो, उस कार में जैसे पहले छुपी थी वैसे ही छुप जाओ, और जब तक मैं आपको लेने ना आऊँ तब तक आप वहाँ से बाहर ना निकलना। ओके? ओके दुल्हन, बाय बाय। हरम की बात सुनते अलवीना ने परेशानी से जवाब दिया। वो अच्छे से जानती थी कि अब वो बीच से पीछा छुड़ाकर कहीं नहीं जा सकती और ना वो खुद कहीं जाकर अपनी वजह से किसी मासूम की जान लेना चाहती थी। फिर अलवीना हरम को वापस से छुपने का बोली तो हरम फौरन से इसकी बात मानती वापस सामने वाली गाड़ी में छुपी। जबकि हरम को छुपते देखकर अलवीना ने गहरा सांस भरा।
अब इसे किसी तरह से हरम के बारे में घर पर खबर करनी थी और हरम को सेफली वापस घर पहुंचाना था। जबकि दूसरी जानिब हरम जो गाड़ी में छुपी थी वहीं पर लेटी लेटी नींद की गहरी वादियों में उतर गई। तकरीबन 10 मिनट बाद बीस वापस से आता गाड़ी में बैठा और इसने हाथ में पकड़ा सैंडविच और जूस अलवीना की गोद में रखा। खा लो, रास्ता लंबा है, भूखी नहीं रह सकोगी। बीस्ट की बात सुनते अलवीना ने पहले सैंडविच को देखा और फिर सामने खड़ी लैंड क्रूजर को। इसकी फेरी भी तो भूखी होगी, यही सोचकर इसका सैंडविच से दिल अचाट हो गया। क्या हुआ, खा नहीं रही? मुझे अभी भूख नहीं, बाद में खा लूंगी। बीस्ट के सवाल पर अलवीना ने बहाना बनाया तो बीस्ट खामोशी से गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा गया। जबकि अलवीना का दिल किया वो अपनी किस्मत पर धारे मार मार कर रोए। इसके साथ जो हुआ सो हुआ, मगर इसकी फेरी भी इसकी वजह से मुसीबत में फंस गई थी। इसे जल्द से जल्द उस मासूम शहजादी को इस बीस्ट की नज़र से बचाकर घर भेजना था, मगर कैसे, यही सोच सोच कर अलवीना परेशान होने लगी। बीस्ट के जाने के बाद तो कीर साहिब ने सब मेहमानों को रुखसत कर दिया, जबकि खुद वो सब परेशानी से शराजी मेंशन के अंदर की जानिब आ गए। फुरकान साहिब के कहने पर मशारिब, जोयान, सलार और उमैस ने एक साथ मिलकर हयाम और उर्विल को अंदर कमरे में लिटा दिया था। अब इस वक्त सब लोग परेशानी से लाउंज में बैठे थे। कमाल साहिब तो अपना सर पकड़े बैठे थे। इनकी लाडली इकलौती बेटी के साथ ये क्या हो गया था, यही सोच सोच कर इनका सर फटे जा रहा था। हरम कहाँ है? बाबा अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? हरम के सिवा सबको लाउंज में देखते सिकंदर बलाज ने परेशानी से सवाल किया तो हरीम ने इधर उधर देखते जवाब दिया, वो शायद अपने कमरे में हो, मैं चेक करके आता हूँ। इन दोनों की बात सुनते सलार परेशानी से बोलता हरम के कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलते ही से खाली कमरे ने मुंह चढ़ाया तो सलार परेशानी से आगे बढ़ता वॉशरूम चेक करने लगा, मगर वो भी खाली था। वॉशरूम खाली देखते सलार को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो भागकर लाउंज में बने टेरेस पर आया। भाभी, हरम अपने कमरे में नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा? जी अच्छे से देखा है, नहीं है। बेटा बेफिक्र रहो, यहीं कहीं होगी, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। सलार की आवाज़ सुनते हरीम ने परेशानी से सवाल किया तो सलार ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते उबैद शराजी परेशानी से बोले तो सब लोग उठते पूरे शराजी मेंशन में हरम को ढूंढने लगे, मगर हरम मैडम तो यूं गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग। पूरे शराजी मेंशन में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि हरम यहाँ नहीं है। अपनी बेटी को गायब होते देखकर सिकंदर बलाज परेशानी से इसे खुद भी ढूंढने लगे, मगर हरम कहीं ना मिली। आहिस्ता आहिस्ता वो सब लोग एक बार फिर शराजी मेंशन के लाउंज में जमा हो गए। पूरे घर में हरम कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। गेट खुला था, कहीं वो गेट से बाहर तो नहीं चली गई। हरीम, ये काम फरियाल का है, वो ही मेरी बच्ची को लेकर गई होगी। वो बार बार सबसे इसका पूछ रही थी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए हरीम। उस्मान की बात सुनते उन्जिला ने परेशानी से जवाब दिया तो सिकंदर बलाज फौरन बोले। जबकि इनकी बात सुनते हरीम फौरन इनके पास आती बैठी। कुछ नहीं होगा बाबा इसे, वो ठीक होगी, देखना हम इसे वापस ले आएंगे, आप फिक्र मत करें। उर्विल, स्कॉर्पियो का पता करो, वो कहाँ पर है? हरम का स्कॉर्पियो से क्या लेना देना? हरीम की बात सुनते हयाम, जो कुछ देर पहले ही होश में आती उर्विल के साथ बाहर आई थी, कुछ सोचती बोली तो उर्विल ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर हयाम ने गहरा सांस भरा। क्या तुम्हें स्कॉर्पियो का हुलिया याद नहीं है? वो सेम टू सेम हरीम जैसी है और इस दुनिया में हरीम जैसी सिर्फ एक ही लड़की है और वो है हरम। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो स्कॉर्पियो बहुत स्मार्ट है जबकि हरम बहुत मासूम है? क्योंकि हम जब जब स्कॉर्पियो को मिले हैं तब तब हरम हमारे साथ नहीं थी। हयाम की बात सुनते उर्विल परेशानी से बोला तो हयाम ने फौरन जवाब दिया, जिस पर सब ने हैरानगी से इसे देखा। लेकिन फिर भी तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? सुनहरे बाल, दूधिया सफेद रंगत और ग्रे आंखें, हमारी कहानी में ये हुलिया किसका है? हरम और हरीम का। उर्विल के सवाल पर हयाम स्कॉर्पियो का नक्शा खींचती बोली तो जोयान ने परेशानी से जवाब दिया, जिस पर हयाम ने नफी में सर हिलाया। याद करो जब हम स्कॉर्पियो को कसरे शिराज में मिले थे। हाँ, उसके मुंह पर मास्क था, मगर उसकी आवाज़ हरम जैसी थी और उसके बालों, आंखों और जिल्द का रंग भी हरम जैसा था। बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ स्कॉर्पियो का पता करो कि वो कहाँ पर है। कसम से आज इस स्कॉर्पियो का मास्क तो मैं उतार कर रहूंगी। बहुत पागल बना लिया इस लड़की ने हमें। बाबा बाबा, हयाम की बात सुनते उर्विल फौरन बोला तो हयाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि अपनी बातों के दरमियान इनमें से किसी ने सिकंदर बलाज पर ध्यान न दिया। हरीम, जो परेशानी से उर्विल और हयाम की बात सुन रही थी, सिकंदर बलाज को अपना हाथ अचानक पकड़ते देखकर वो इनकी जानिब मुतवज्जा हुई तो सिकंदर बलाज को गहरे गहरे सांस भरते अपना सीना पकड़े देकर हरीम चिल्लाती हुई इन्हें बुलाने लगी। जबकि हरीम की चीखें सुनते सब लोग इस जानिब मुतवज्जा हुए
ओ नो, अंकल की तबीयत खराब हो रही है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप सब इन्हें लेकर आएं। सलार की बात सुनते उस्मान ने हाँ में सर हिलाया तो सलार बाहर की जानिब भागा, जबकि उस्मान, जाजिब, जोयान, उमैस, मशारिब, उर्बिल और बहराम ने मिलकर सिकंदर बलाच को उठाते गाड़ी में डाला तो सलार इन्हें लेता फौरन से पहले हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा, जबकि इनके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी हॉस्पिटल रवाना हो गए।